हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को। इससे पहले हमने और भी अच्छे अच्छे प्रमुख स्थलों के बारे में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और कुछ और प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना अभी शेष है। तो आइए एक एक करके उन सभी स्थलों के बारे में जानते हैं। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज का मतलब किसी भी चीज़ को इस तरह से याद कीजिए कि वो लंबे समय तक आपके मेमोरी में बनी रहे। तो हमने पढ़ा कि 1921 में खुदाई की गई थी हड़प्पा की, 1922 में खुदाई की गई थी मोहनजोदड़ो की, 1927 में खुदाई की गई है अब किसकी, सूत्का गंडोर की। 1921 के बारे में आपने देख लिया। 1922 के बाद जो अगली खुदाई की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में, तो उसके स्थलों की खोज में, तो अगली खुदाई की गई 1927 ईस्वी में। इस खुदाई का करने वाले, इसके खननकर्ता कौन है? तो इसकी खुदाई का काम किया था R.N. स्टाइन ने। अगर स्थान की बात की जाए तो ये जो सूत्का गंडोर है यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। आपको बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। उसका जो सबसे पूर्वी शहर, पश्चिमी शहर, सभी कुछ बताया गया था। तो उसका जो सबसे पश्चिमी शहर है वो है सूत्का गंडोर। ठीक, तो सूत्का गंडोर की खुदाई का काम 1927 में हुआ था। किसने कराया? R.N. स्टाइन ने कराया। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह एक दास्क नदी के तट पर स्थित है। देखिए, हिस्ट्री में अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, अगर स्थल के बारे में याद कर रहे हैं, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। और सबसे अच्छा सीक्वेंस है याद करने का, सबसे पहला कि स्थान कौन सा है, स्थान का नाम याद कीजिए। ठीक, उस स्थान का खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता के बारे में आप पढ़िए। फिर अगली चीज़ है कि सन, कि कब हुआ था, और उसके बाद ये तो स्थान का नाम। ठीक, स्थान का नाम। और उसके बाद चौथा कि वो कहाँ पाई गई। ठीक, वो चीज़ कहाँ पाई गई। पांचवा, उसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। छठवां चीज़ कि वहाँ से क्या वस्तुएं मिली है, वस्तुएं मिली है। तो ये होता है किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को याद करने का तरीका। सबसे पहले आप किस स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्थान है सूत्का गंडोर। उसके खोजकर्ता, उसके खनन का कार्य किसने किया था? R.N. स्टाइन ने। सन कितने में किया था? 1927 में। और ये स्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित, सॉरी, दास्क नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद विशेषता, कि उस स्थान की विशेषता क्या है। ठीक, वो किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर क्या चीज़ें पाई गई। तो जो सूत्का गंडोर है वहाँ से खनन के पश्चात छोटे छोटे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे पहले बंदरगाह थे, छोटे मोटे व्यापार हुआ करते थे। कहाँ से? सूत्का गंडोर से। ठीक, तो आपने समझ लिया सूत्का गंडोर के बारे में। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, सूत्का गंडोर हो गया। और 1927 के बाद जो अगली खुदाई है वो की गई 1931 में। ठीक, 1931 में। तो सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है? स्थान का नाम, कि कौन से स्थान के बारे में अब आप पढ़ रहे हैं? चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो की खुदाई किसने की? उसकी खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। यह खुदाई कितने में की गई? तो यह खुदाई की गई सन 1931 में। ठीक, और यह कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका कौन सा स्थान है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। और वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये जो आपका था वो दास्क नदी के तट पर स्थित था। तो चनहुदड़ो की खुदाई किसने की? गोपाल मजूमदार ने। कितने में की? 1931 में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अब आपने समझ लिया कि कौन सा स्थान? चनहुदड़ो। खोजकर्ता गोपाल मजूमदार। सन 1931। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन से नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। अब अगला प्रोसेस आता है कि आपको समझना है कि उसकी विशेषता क्या थी,
कि वो जो स्थल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, उसकी मुख्यता क्या थी, विशेषता क्या थी। ठीक, तो कहा गया कि ये ऐसा शहर था, ऐसा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब क्या होता है कि पहले के जितने भी स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 300 से अधिक शहर पाए गए। अब जितने भी शहर पाए गए, शहर या तो ऊंचे स्थानों पर बसाए जाते थे अधिकांशतः, ठीक, ऊंचे स्थानों पर बसाए जाते थे, या तो यदि समतल स्थान में बसाया गया है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई नगर नियोजन किया गया है, ये सड़कें वगैरह बिछाई गई हैं इसमें, तो इसके चारों ओर इस तरह वो लोग एक दीवार बना देते थे। ठीक, ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे, और या तो वो क्या करते थे कि इसके आसपास ऊंची ऊंची मीनारें बना देते थे। ऊंची मीनारें बनाने का आशय क्या था, पहले चार दीवारी उन्होंने क्यों बनाई, चार दीवारी इसलिए बनाई, और यहाँ पर एक मुख्य द्वार बना दिया उन्होंने। एक या एक से अधिक किसी सभ्यताओं में दो दो मुख्य द्वार पाए गए हैं। तो अब दो मुख्य द्वार का मतलब है कि आप आगे से भी आ जा सकते हैं, पीछे से भी आ जा सकते हैं, या तो कभी कभी चारों साइड में क्या पाए गए हैं, द्वार पाए गए हैं। अब देखिए, अब ये द्वार पाए गए हैं, तो जब कोई आक्रमण करेगा, कोई बाह्य आक्रमणकारी आता है, यदि वो उस शहर पर आक्रमण करेगा तो कहीं ना कहीं से प्रवेश करने के लिए आएगा, यानी इस द्वार से आएगा। तो यदि मेन गेट ही बंद कर दिया जाए तो वो व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाएगा। यदि वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करे तो चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें दी गई हैं और साइड में ही मीनार है। अब मीनार है, इसका मतलब ऊपर सैनिक वगैरह चढ़ सकते हैं, वो ऊपर से भाला मार सकते हैं, तीर वगैरह मार सकते हैं, ये सारे उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी शहर होते थे उसके चारों ओर किलाबंदी की जाती थी, ऊंची ऊंची दीवारें दी जाती थी, या तो दुर्ग वगैरह मीनारें लंबी लंबी बना दी जाती थी कि जिस पर खड़े होकर के लोग रात को पहरा दे सकें, यानी नगर की देखभाल की जा सके, नगर की सुरक्षा की जा सके। तो चनहुदड़ो ऐसा शहर है जिसके चारों ओर कोई किलाबंदी नहीं है, कोई घेराबंदी नहीं है। तो एकमात्र शहर, एकमात्र स्थल जो कि सॉरी दुर्ग से रहित है। उसके बाद साथ ही साथ आपको याद रखना है कि चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर है। औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर चीज़ों का बड़े व्यापक रूप में उत्पादन किया जाता था। ठीक, तो ये दो चीज़ें विशेषताएं हैं। पहला कि ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये ऐसा शहर है, एक ऐसा औद्योगिक शहर जिसके चारों ओर किलाबंदी नहीं की गई थी। उसके पश्चात यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार का मतलब होता है घुमावदार। हम जो ईंटों का प्रयोग करते हैं वो एकदम स्ट्रेट ऐसी होती है, सीधी सीधी, ये हमारी ईंट है। ठीक, मगर यहाँ से जो ईंटें मिली हैं वो इस प्रकार की हैं, कुछ ऐसी घुमावदार। ठीक, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहाँ से घुमावदार ईंटें मिली हैं वो कौन सा है, चनहुदड़ो है। ठीक, तो पहला ये दुर्ग रहित है, दूसरा औद्योगिक नगर है, तीसरा कि यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, घुमावदार ईंटें मिली हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अब आते हैं कि यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है, कि यहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ से कौन सी वस्तुएं अधिक मिली। तो आप ये याद रखिए कि जो चनहुदड़ो है वह एक महिला प्रधान देश है। महिला प्रधान का मतलब वहाँ पर देखेंगे तो अधिकांश चीज़ें महिलाओं से रिलेटेड मिलेंगी। जैसे देखिए, औद्योगिक नगर तो था मगर जितने भी उद्योग धंधे थे ज़्यादातर महिलाओं से जुड़े थे। कि यहाँ पर सुई धागा के साक्ष्य मिले हैं। सुई धागा का मतलब उस समय बुनाई का काम जरूर चलता होगा, सिलाई का काम जरूर चलता होगा। क्योंकि आप देखिए, जो मनुष्य था सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में, उस समय जो समाज था वो कुछ इस प्रकार से अपने आप को समझता था कि जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग का कार्य ये है कि वो अपने घर पर रहते हुए सभी चीज़ों को संभालेगी, और व्यक्ति जो हैगा वो बाहर जा कर के परिश्रम करके धन लाने का काम वो करेगा। और महिलाओं के अंतर्गत जो कार्य आते थे वो केवल घरेलू कार्य आते थे, कि वो घर पर रहकर जितना चाहे उतना क्रिएटिव काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर घर पर रहकर। तो आप जानते हैं कि सिलाई करने का काम तो पुरुष जल्दी करता नहीं होगा, टेलर वगैरह है तो उसकी बात अलग है, मगर महिलाएं अधिकांशतः सुई धागा का प्रयोग करेंगे उस समय, आप भी समझते हैं। तो सुई धागा किससे रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। वहाँ पर मिली गुड़िया, यानी बच्चियाँ जिससे खेलती हैं, तो ये भी महिलाओं से रिलेटेड है। वहाँ पर मिला मनका,
मन का वो भी अलंकृत, अलंकृत का मतलब जिस पर डिजाइन बनी हुई है। कहने का मतलब इस प्रकार ये घड़ा है, ठीक, और घड़े के ऊपर ऐसे करके ऐसे ऐसे डिजाइन वगैरह सब बने हुए हैं। तो इस प्रकार के घड़े यानी अलंकृत घड़े जिस पर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग की गई होती है, तो उस प्रकार के घड़े भी कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से, अलंकृत घड़े। अब अलंकृत घड़े का मतलब जो कुम्हार होगा वो सिंपल घड़ा बनाकर छोड़ देगा। अब जो महिलाएं खाली बैठी हैं उस पर क्या करेंगी? डिजाइनिंग करेंगी, उसको रंग भी देंगी, कलर भी कर देंगी। तो ये सारे भी काम, ये ऐसे अलंकृत मटके बनाना वो भी किसके ऊपर है? महिलाओं के ऊपर है। फिर उसके बाद है अलंकृत ईंटें। ये घड़ा तो अलंकृत है ही, उस पर डिजाइनिंग वगैरह बनी है, मगर जो ईंटें होती थी, ईंटों के ऊपर भी कुछ कुछ डिजाइनिंग मिलती है, ठीक। तो उसके बाद फिर मिलता है कुत्ते तथा बिल्ली के पद चिन्ह। वहाँ पर कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह यानी कि पैरों के निशान पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि चनहुदड़ो जो शहर था उसमें वहाँ पर आसपास घरेलू जानवर जैसे होते हैं कुत्ता बिल्ली, ये सब अब मनुष्य के साथ रहने के लिए हैबिचुअल हो चुके थे, यानी उनके साथ अब उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था। फिर लास्ट में है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सौंदर्य सामग्री, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट के जो साक्ष्य है वो मिलते हैं चनहुदड़ों से। सोचिए कि 1931 में खुदाई की गई और पता लगाया गया कि चनहुदड़ों से ब्यूटी प्रोडक्ट मिले हैं यानी सौंदर्य सामग्री, और ये सभ्यता कब की है? 2500 ईसा पूर्व की है, ठीक। यानी कि 2500 ईसा पूर्व कितना पहले हो गया? बहुत पहले हो गया। तो महिलाओं के अंदर ये जो सौंदर्य यानी कि जो रंगने की प्रक्रिया है, अपने आप को सुंदर दिखाने का जो गुण है, ठीक, ये ब्यूटी वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रयोग वो आज नहीं कर रही हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से यानी 2500 ईसा पूर्व से वो लोग सौंदर्य सामग्री का प्रयोग करते आ रही हैं, ठीक। तो आपने जान लिया किसके बारे में? चनहुदड़ो। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि चनहुदड़ो की खुदाई सन 1931 में की गई थी। इसके खननकर्ता कौन है? इसके खननकर्ता है गोपाल मजूमदार। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह इसकी विशेषता यह है कि यह एक ऐसा शहर है जो कि दुर्गरहित है। यह एक औद्योगिक नगर है और यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। और यहाँ से मिलने वाली प्रमुख वस्तुओं के साक्ष्य क्या हैं? यहाँ से मिला है सुई धागा, गुड़िया, अलंकृत मटके, अलंकृत ईंट, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, और साथ ही साथ सौंदर्य सामग्री अर्थात ब्यूटी प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें चनहुदड़ों से जुड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, एग्जाम में काम देंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सन 1921 की खुदाई को देख लिया, 1922 में खनन जो हुआ उसको देख लिया, 1927 देख लिया, 1931 देख लिया। उसके बाद अब 1931 के पश्चात फिर एकदम सब कुछ बंद। फिर उसके 20 साल बाद, ठीक, 1950 और 1951 के बीच में अब रोपण में खुदाई की गई। रोपण में खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। अब रोपण स्थित कहाँ है? तो रोपण स्थित है पंजाब में। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक, कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पहला स्थल प्राप्त हुआ है, या स्वतंत्रता के पश्चात पहला ऐतिहासिक खनन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है रोपण में, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 और 51 के बीच में इसकी खुदाई की गई। तो 1950 और 51 के बीच में खुदाई की गई रोपण में। उसको खुदाई करवाने वाले कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। यह पंजाब में स्थित है, ठीक। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है? जब यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ से साक्ष्य मिले मनुष्य के साथ जानवरों को दफनाने के साक्ष्य, ठीक, कि मनुष्य है, मनुष्य के साथ उसका पालतू जानवर अर्थात कुत्ते वगैरह को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये जो अंत्योष्टि कार्यक्रम है ये तो मध्य पाषाण काल में ही जो मनुष्य था वो सीख गया था, और इसके साक्ष्य जो है वो कश्मीर के बुर्जहोम में भी मिलते हैं, और वैसे ही साक्ष्य हमें देखने को मिले रोपण में। तो रोपण इसीलिए प्रसिद्ध है कि रोपण जो है, रोपण का खनन का कार्य 1950 में किया गया। यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया। यह पंजाब में स्थित है
और यहाँ से मनुष्य के साथ साथ जानवरों को अर्थात उसके पालतू जानवर को दफनाने के साक्ष्य मिले। और रूपनगर का जो वर्तमान में नाम है उसको रोपण जो है, रोपण का नाम परिवर्तित करके रूपनगर कर दिया गया है। तो रोपण का वर्तमान नाम या आधुनिक नाम रूपनगर है। तो यही है, रोपण उतना बड़ा स्थल नहीं है, इसलिए उसके बारे में उतना अधिक नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ना है कि वो कब हुई खुदाई, वहाँ से क्या मिला, बस इतना ही। तो आई होप आपको ये भी स्थल समझ में आ गया होगा। तो आपने 1951 की खुदाई को भी देख लिया। अब आते हैं उसके फिर 20 साल बाद। तो 20 साल बाद अब खुदाई की गई 1971 में, ठीक। 1931, 20 साल का गैप, 1951, फिर 20 साल का गैप, 1971, ठीक। अब देखिए आते हैं बनवाली, ठीक। तो स्थल का नाम है बनवाली। खुदाई करने वाले कौन थे? रविंद्र सिंह। कितने में खुदाई की? 1971 में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में, ठीक। तो बनवाली की खुदाई की रविंद्र सिंह ने सन 1971 में, और ये हरियाणा प्रांत में स्थित है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जैसा आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर नगर नियोजन बिल्कुल अच्छा था। नगर नियोजन अच्छा होने का मतलब कि जो बड़े बड़े गोदाम हैं उनको कहाँ बनाया जाए, नालियाँ कैसे बनाई जाए, सड़कें कैसे बिछाई जाए, ठीक, शौचालय किधर बनाया जाए, ठीक, लोगों के आने जाने का निकास द्वार किधर होना चाहिए घर का, यानी नगर नियोजन घर कैसे बनाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को किस साइड रखना है, छोटे छोटे घरों को किस साइड बनवाना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है कि इतना पहले होने पर भी, 2500 ईसा पूर्व होने पर भी लोगों के अंदर इतना अच्छा माइंडसेट था, इतने अच्छे से वो नगर का नियोजन कर पाते थे, अर्थात गांव वगैरह बसा लेते थे, शहर बसाते थे कि किसी भी चीज़ की दुविधा नहीं होती थी, कोई भी चीज़ उनके बीच में रुकावट नहीं बनती थी। तो जो बनवाली है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो कि घाटी सभ्यता का समझ सकते हैं थोड़ा सा विरोधक भी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए चौड़ी सड़कें, नालियाँ वगैरह इन सब के लिए फेमस थी। और जो बनवाली है, बनवाली ऐसा स्थल है जहाँ पर एकदम टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं। मतलब जिसने जैसे चाहा वैसे घर बना लिया। सड़कें जैसे अगर इधर जगह मिली तो इधर मुड़ गई, इधर जगह मिल रही तो इधर मुड़ गई, ठीक। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है। और दूसरी बात, यहाँ पर जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी कि घर है, अब घर में व्यक्ति अगर स्नान कर लिया, नहा लिया, तो अब वो पानी कहाँ जाएगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए वहाँ पर सोख्ता के साक्ष्य मिले हैं। अब सोख्ता क्या होता है कि घर में एक गड्ढा खोद दिया जाए खूब गहरा सा, और जितना भी वेस्ट पानी है घर पर, आप जैसे चावल धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, तो आप जो पानी का यूज़ कर ले रहे हैं वो सभी का सभी पानी जा कर के उस गड्ढे में जाता जाएगा। ऐसी व्यवस्था थी वहाँ पर। जैसे आप देखते हैं ना, तालाब खुदवा दिया जाता है कि 10-20 घरों का पानी उसी में जा रहा है, तो एक व्यक्ति के घर का पानी उसी में जाए तो घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद दिया जाता था जिसको सोख्ता व्यवस्था कही गई, ठीक। तो यहाँ पर जो सड़कें हैं बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी पाई गई, अस्त व्यस्त पाई गई, और जल निकास की व्यवस्था अच्छी न होने के कारण यहाँ पर सोख्ता वाली व्यवस्था पाई गई, यानी घर में गड्ढे बना दिए गए जिसके अंदर जल को रखा जाता था, वेस्टेड जल को, ठीक, जो कि यूज हो चुका है। तो ये हो गई बनवाली के बारे में। तो बनवाली इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ की जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है। दूसरा कि वहाँ के घरों में सोख्ता की व्यवस्था पाई गई है। अब जो अगला स्थल है वो है कुणाल, ठीक। कुणाल के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल स्थल याद रखिए कि कुणाल वो भी हरियाणा में स्थित है। जैसे बनवाली हरियाणा में है उसी तरह कुणाल भी हरियाणा में है। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। कुणाल सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। तो आई होप आपको आज जो भी पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने पढ़ा सूत्का गैंडोर, आपने पढ़ा चनहूदड़ो, ठीक, चनहूदड़ो के बाद आपने पढ़ा रोपण, बनवाली, कुणाल।
तो उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज़ें आपको समझाएगी वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कमेंट में दिया जाएगा, या तो आपका प्रश्न अच्छा रहा तो उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही। नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।